सतीश धवन स्पेस सेंटर, इंडिया का सबसे प्रोमिनेंट स्पेस सेंटर, और कभी ना कभी आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी सतीश धवन स्पेस सेंटर से नहीं है। मैंने ये जानने की कोशिश करी कि सतीश धवन कौन थे और उनकी जो जर्नी रही है वो ऐसी क्यों रही है। अगर आप इंटरनेट पे एक्टिव रहे होंगे और एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ स्पीचेस सुनी होगी तो आपने इसका रेफरेंस जरूर सुना होगा कि जब 1979 में इंडिया का पहला स्पेस मिशन फेल हो गया था, जिसको लीड कर रहे थे एपीजे अब्दुल कलाम, तो सारे मीडिया वाले उनके पास आ गए। सबने तान दिया कैमरा मुंह पे। सामने कौन आए? सतीश धवन। बीइंग अ लीडर ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही टुक द अकाउंटेबिलिटी, और उन्होंने फेस किया पूरी मीडिया को। उसके एक साल बाद इंडिया सक्सीड करता है मिशन SLV-3 का, जिसके बाद सामने कौन आता है? एपीजे अब्दुल कलाम। इनको आगे सतीश धवन ने किया था। अब ये ह्यूमिलिटी का एक्ट सीमित सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए नहीं था। एक और केस, जब एक IISc के एम्प्लॉय जो कि सतीश धवन के साथ क्लोजली काम करते थे, बी रामिया, उनका बेटा बहुत बीमार हो गया था। उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना, देखभाल करना, जानकारी इकट्ठा करना या इन्वॉल्व रहना, ये सारी चीजें धवन ने करी। लेकिन उस बच्चे की हो जाती है मौत। धवन रामिया से गले मिलते हैं एंड टोल्ड हिम टू बी ब्रेव। और ये एक्ट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए नहीं था। दिस वॉज हिज पर्सनल एम्पैथी एंड एक्सेसिबिलिटी। इन सब चीजों को जानने के बाद मैंने सोचा कि वो इंसान ऐसे थे क्यों। तो अगर हिस्ट्री में जाएं तो उनकी अपब्रिंगिंग कैसी थी मैं आपको बताता हूँ। उनके पापा एक लॉयर थे जो बाद में एक हाई कोर्ट के जज भी बने थे। उनके दादा चीफ हेल्थ ऑफिसर थे कश्मीर के। इन सारी चीजों से उन्होंने सीखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और जजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा कि उनके पापा जज थे, इट रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, एक जगह से दूसरी जगह। तो वो प्राइवेट ट्यूटिंग लेते थे और प्राइवेट ट्यूटिंग में उनके लर्निंग करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था। बीइंग अ चाइल्ड, साइकोलॉजिकली इट टेल्स यू दैट यू आर गेटिंग समथिंग डिफरेंट। इसके बाद पढ़ाई का जो कॉम्बिनेशन उन्होंने चूज करा था, एक बार आप सुनिए। फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स, लिटरेचर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स प्लस एरोस्पेस इंजीनियरिंग, PhD। ये सारे सब्जेक्ट्स अपने में ही जिंदगी ले लेते हैं समझने के लिए, और इनका कंपार्टमेंटलाइजेशन करना, मतलब ही नेवर डिफरेंशिएटेड मैथमेटिक्स फ्रॉम फिजिक्स, फ्रॉम लिटरेचर, फ्रॉम एरोस्पेस, फ्रॉम इंजीनियरिंग। इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो एक ही रास्ते से गए। ये उनकी क्यूरियोसिटी थी, उनका करियर ऑप्शन नहीं था। और उनकी अचीवमेंट्स क्या थी? HAL गए, IISc गए, हेड ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बनते हैं, और 42 की उम्र तक IISc के डायरेक्टर बनते हैं। 1971 में जब विक्रम साराभाई, जो कि इसरो के चीफ थे, उनकी डेथ होती है, तो उसके बाद इसरो के चेयरमैन भी बनते हैं। ये सारी चीजें एक इंसान के पास तब आती है जब उसका एक क्लियर विजन होता है और उसे पता होता है कि ये चीज मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ और इसका क्या रिजल्ट होगा। जो इंसान इस चीज को नेग्लेक्ट कर देता है वो स्टेप बैक करता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी से।